नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। पपीता अपने पोषण गुणों के कारण विश्व भर में लोकप्रिय है। यह विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई के अलावा फोलेट, पोटेशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसमें पाए जाने वाले एंजाइम पपेन और काइमोपपेन पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है और हृदय के लिए लाभकारी है। आज के एपिसोड में पपीता की ग्लोबल स्तर पर बढ़ती मांग तथा खेती के वैज्ञानिक तौर तरीकों पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। इसके साथ ही इसकी मार्केटिंग पर भी जानकारी शेयर करेंगे। आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि आप भी इस पे दी जाने वाली जानकारियों का भरपूर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। विश्व में पपीता उत्पादन का परिदृश्य क्या है, चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वर्तमान समय में पपीता उत्पादन में विश्व का नेतृत्व भारत करता है। इसके अलावा कई अन्य देश भी बड़े पैमाने पर पपीता उत्पादन करते हैं। FAO के अनुसार 2023 में विश्व में लगभग 14 मिलियन टन पपीते का उत्पादन हुआ था। प्रमुख पपीता उत्पादक देशों में भारत, जहां लगभग कुल विश्व उत्पादन का 43% होता है। इसके अलावा इंडोनेशिया, नाइजीरिया, ब्राजील, मैक्सिको, थाईलैंड, फिलीपींस का नाम शीर्ष पर है। यह सच है कि हमारे देश में बड़े पैमाने पर पपीता की खेती की जाती है। देश में पपीता का लगभग 5.7 मिलियन टन से अधिक उत्पादन होता है। प्रमुख उत्पादक राज्यों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि का नाम लिया जा सकता है। परंपरागत तौर पर भारत में पपीते की खेती मुख्यतः खुले खेतों व फलोद्यानों में की जाती है और अब ग्रीन हाउस तकनीक का प्रयोग भी शुरू हो चुका है। भारत से पपीता का एक्सपोर्ट मुख्यतः दुबई, बहरीन, कतर, ओमान, कुवैत, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर आदि देशों में होता है। पपीता एक जल्दी खराब होने वाला फल है, जिससे इसका एक्सपोर्ट अत्यंत सीमित मात्रा में हो पाता है। वर्ष 2022-23 में भारत ने लगभग 6000 मीट्रिक टन ताजे पपीते का निर्यात किया और अच्छी खासी विदेशी मुद्रा की कमाई भी इस क्रम में की है। पपीता से कई तरह के प्रोसेस प्रोडक्ट भी अब तैयार किए जाने लगे हैं, जिनकी बाजार में काफी मांग है। इनमें ड्राई पपीता, पपीता पल्प, जैम, जूस और पपीता आधारित औषधियां शामिल हैं। इन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट कुछ देशों में किया जाता है। यह चिंता की बात है कि देश में पपीता की खेती अभी भी परंपरागत पद्धतियों से ही की जाती है, जिसके कारण उत्पादकता कम रह जाती है। आइए बात करते हैं इस खेती की वैज्ञानिक तकनीकों पर। इसकी अच्छी पैदावार के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है तथा तापमान 22 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड उत्तम कहा जाता है। अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी, जिसका pH 6 से 7 हो, अपेक्षाकृत बेहतर रहती है। पपीता की रोपाई से पहले खेत को तैयार किया जाना चाहिए। भूमि की कम से कम 2 से 3 बार गहरी जुताई करने की संस्तुति की जाती है। प्रति एकड़ 10 से 12 टन गोबर की खाद मिलाने से मृदा में पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक पदार्थ उपलब्ध हो पाते हैं, जिनका फायदा पौधों के विकास में मिलता है। इसकी खेती में पौधों की उचित दूरी 6x6 फीट या 7x7 फीट रखे जाने की सलाह दी जाती है। बीज से नर्सरी में पौध तैयार कर 40 से 50 दिनों बाद खेत में इनका रोपण करना चाहिए। 2 से 3 पौधे लगाए जाने चाहिए। फिर पुष्प निर्धारण के बाद केवल मादा या उभयलिंगी पौधों को ही छोड़ना चाहिए। सिंचाई गर्मियों में सप्ताह में 2 बार तथा सर्दियों में 7 से 10 दिनों के अंतराल पर करनी चाहिए। इसमें ड्रिप सिंचाई अत्यधिक लाभकारी कही जा सकती है। पपीता पर कई रोगों का प्रकोप होता है, जिनकी समय पर रोकथाम की जानी चाहिए, अन्यथा पौधों के स्वास्थ्य और उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे प्रमुख रोगों में रिंग स्पॉट वायरस सबसे खतरनाक कहा जा सकता है। इसमें पत्तियों पर पीले धब्बे और फल पर रिंगनुमा चक्र बनते हुए देखे जा सकते हैं। इसके नियंत्रण के लिए रोगी पौधों को हटा देना चाहिए। इसके साथ ही वायरस वाहक मक्खियों से सुरक्षा भी की जानी चाहिए। पपीते पर लगने वाले फफूंद रोग, पाउडरी मिल्ड्यू या एंथ्रेक्नोज में सफेद परत दिखने लगती है तथा फल सड़ने लगते हैं। इनका नियंत्रण कवकनाशी जैसे कार्बनडाजिम, मैंकोजेब आदि के छिड़काव से किया जा सकता है। इसकी फसल को संक्रमित करने वाले प्रमुख कीटों में एफिड, व्हाइट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई आदि हैं। इनके नियंत्रण के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति
या इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग किया जा सकता है। इसकी उच्च उपज वाली किस्मों में रेड लेडी है, यह ताइवान से लाई गई है तथा यह भारत में लोकप्रिय पपीता की उभयलिंगी किस्म कही जाती है। पूसा ड्वार्फ का विकास ICAR द्वारा किया गया है तथा इसके पौधे पौने होते हैं। सूर्य किस्म के फल छोटे और मीठे होते हैं। इनकी बाजार में मांग बढ़ती हुई देखी जा सकती है। इनके अलावा पूनम, CO7, CO8 ये तमिलनाडु की किस्में हैं। दक्षिण भारत के लिए इन्हें उपयोग कहा जा सकता है। इससे तैयार किए जाने वाले प्रोसेस उत्पाद पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इसमें पपीता जैम, जूस, स्क्वैश, अचार, पपीता पल्प, कैंडिड पपीता के अलावा औषधीय एंजाइम जैसे पपैन को दवा उद्योग में प्रयोग करने के लिए तैयार किया जाता है। फूल आने के 6 से 9 महीने बाद फल तोड़ने योग्य हो जाते हैं। इसका भंडारण 10 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किया जाना चाहिए। इससे फल 2 से 3 सप्ताह तक सुरक्षित और ताज़ा रह सकते हैं। प्लास्टिक क्रेट्स में भरकर इनका ट्रांसपोर्ट किया जाना चाहिए ताकि ये खराब ना हो। इसकी खेती की प्रारंभिक लागत प्रति एकड़ लगभग 40 से 60 हज़ार रुपये तक आती है। प्रति एकड़ 25 से 35 टन तक पपीता की उपज ली जा सकती है। जहाँ तक आय की बात है तो प्रति एकड़ 2 से 3 लाख के पपीते की बिक्री हो सकती है, जो भाव बाजार पर निर्भर करता है। यह नहीं भूलना चाहिए कि पपीता की फसल एक बार लगाने के बाद 2 से 3 साल तक इसकी फसल मिलती रहती है। पपीता की बिक्री ताजे फल के रूप में स्थानीय मंडियों, सुपरमार्केट और थोक खरीदारों के बीच की जा सकती है। प्रोसेसिंग यूनिट्स और एक्सपोर्ट कंपनियां भी किसानों से सीधे इनकी खरीद करती हैं। बेचने के लिए कंज्यूमर तक सीधे पहुंच बनाते हुए डायरेक्ट मार्केटिंग अथवा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO के माध्यम से बड़े खरीदारों को भी की जा सकती है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी सहायक कही जा सकती है। कृषि वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थाएं लगातार नई किस्में, रोग प्रतिरोधक पौधे, ड्रिफ्ट आधारित खेती और प्रोसेसिंग पर शोध कर रही हैं। यही कारण है कि हर साल नई किस्में देखने को मिल रही हैं। और तो और जैविक पपीता की खेती और टिश्यू कल्चर से भी पौध उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।